So hello, hi friends. Today our topic is on इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड माने IMF। लेकिन इसको करने से पहले हमें IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों के बीच में कंपैरिजन का पता होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में वर्ल्ड बैंक किया था। तो उसी के साथ साथ अब हम IMF भी कर रहे हैं यहाँ पर। दोनों में कंपैरिजन किया, क्योंकि दोनों को एक साथ ही लेकर आया गया है ना। तो IMF और वर्ल्ड बैंक के बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट है IMF का मीनिंग जो है आपको, ये वो क्या है यहाँ पर। एक तरीके से ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है मेंटेनिंग द ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम, जो इंटरनेशनल लेवल पर क्या करती है, ग्लोबली क्या करती है, मॉनेटरी सिस्टम को मेंटेन करती है। बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस्टेब्लिश किया गया है किस पर्पज़ के लिए, फाइनेंस के लिए, एंड एडवाइज द डेवलपिंग नेशन। जो भी डेवलपिंग नेशंस हैं उनको एडवाइस करता है कि किस तरह से वो फाइनेंस का प्रॉपर वे में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जो कि वो लोन इससे लेते हैं। इसी के साथ साथ बात करते हैं हम यहाँ पर इसका पर्पज़ क्या है IMF का। तो IMF का पर्पज़ है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जबकि वर्ल्ड बैंक का पर्पज़ है इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड साइज़ की बात करें तो IMF में 2300 स्टाफ मेंबर्स हैं, जबकि वर्ल्ड बैंक में 7000 स्टाफ मेंबर्स हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे डील करता है IMF किस इशू से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो इश्यूज़ हैं वो होते हैं, किसी भी तरह का इशू हो बट वो रिलेटेड होना चाहिए फाइनेंशियली सेक्टर से एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक जो है अपना एक तरीके से ये रिड्यूस करता है पॉवर्टी को, यानी कि बिकॉज देखिए ये ना लोन प्रोवाइड करता है। जैसे आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वर्ल्ड बैंक की इस्टेब्लिशमेंट ही इसी वजह से हुई थी, क्योंकि जो हमारा सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उसकी वजह से काफ़ी सारी कंट्रीज़ की जो हमारी इकॉनमी है वो जो थी नष्ट हो गई थी। तो उसके लिए उनको प्रॉपर वे में एक जो है डेवलपमेंट की तरफ ले जाने के लिए वर्ल्ड बैंक ने प्रोवाइड किया एक लोन सिस्टम, जिसकी वजह से इसको लाया गया। तो रिड्यूस करता है ये पॉवर्टी को, क्योंकि लोन प्रोवाइड करेगा तो सजेशंस देगा तो उसकी वजह से प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट जो है ग्रो करेगा। एंड लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जो है इसके जो कंट्री मेंबर्स हैं उनको लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए पुश करता है कि आप जो है लॉन्ग टर्म के डेवलपमेंट की तरफ फोकस करें, ना कि शॉर्ट टर्म के डेवलपमेंट की तरफ। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड की। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड जो है इस्टेब्लिश किया गया था 27 दिसंबर 1945। बट आपको पता है कि जो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था 1944 में, उसके तहत इसको लाया गया था। बिकॉज ट्विंस आए थे दोनों, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, दोनों को 1944 जो हमारा ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस रहा था उसके तहत इसको लाया गया है। बट बात करते हैं आप इस्टेब्लिशमेंट की, तो आपने डेट वो देख ली है कि 27 दिसंबर 1945। बट वर्क इसने कब स्टार्ट किया, 1 मार्च 1947 को। तो ये आपका वर्क स्टार्ट करने का जो डेट है IMF के द्वारा, और इसका जो स्टैब्लिशमेंट ईयर है वो, प्लस में ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस कब हुआ था वो। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस जो है न्यू हैम्पशायर नामक एक शहर है अपना USA में, तो वहाँ पर हुआ था। एंड इसके साथ साथ हम बात करते हैं मेंबर की। तो अगेन मैंने आपको बताया यहाँ पे कि 189 जो कंट्री मेंबर्स हैं, अगर IMF के कंट्री मेंबर हैं 189, तभी तो वो हमारे वर्ल्ड बैंक के जो है मेंबर ऑटोमेटिक बन जाते हैं। पर्पज़ क्या है इसका, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना अपने सभी कंट्री मेंबर्स को, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, जो जितनी भी इंटरनेशनल ट्रेड होती है उनके रिगार्डिंग उसको बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करना, पॉवर्टी को रिड्यूस करना स्पेशली, और सबसे इंपॉर्टेंट वर्क तो आप जानते ही हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारा मॉनेटरी सिस्टम है उसको मेंटेन करना, कंट्रोल करना, उसको उस पर निगरानी रखना। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज समटाइम एग्जाम में बार बार आता है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेन पर्पज़ क्या है। तो ऑप्शंस काफ़ी सारे होते हैं, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, क्योंकि जो भी कंट्री मेंबर्स हैं अगर उनको बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि नेगेटिव हो रहा है उनका, या उनके पास पैसा नहीं है उसको प्रोवाइड करने के लिए, तो इस वजह से वो जो है लोन लेते हैं IMF से। जैसे कि अगर आपकी इंपोर्ट ज़्यादा हो जाए और एक्सपोर्ट कम हो, तो आपके पास नेगेटिव हो गया ऑटोमेटिक बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इसके लिए आप लोन ले, वो कंट्री मेंबर जो है लोन ले सकते हैं किससे, IMF से। एक्सचेंज रेट एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी जो है इसको मतलब स्टेबल करना प्रॉपर वे में, लोन प्रोवाइड तो करता ही है, आपको पता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, इस पर निगरानी रखता है, इसको मेंटेन करता है। वर्क स्टार्ट हमारा हो गया है। चीफ जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कौन है, गीता गोपीनाथ हैं, जो कि इंडियन हैं मूल रूप से, लेकिन अमेरिका के प्रेजेंट में सिटीज़न हैं। इसके अलावा जनरल अवेयर क्वेश्चन है जो लेटेस्ट अभी आया है कि हाउ मैनी कंट्रीज हैव एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन एमरजेंसी फाइनेंसिंग फ्रॉम द IMF टू फाइट COVID-19। तो इसका आंसर है 100+ कंट्रीज़ जो हैं
इन्होंने यहाँ पर एक्सप्रेस किया है इंटरेस्ट इन एमरजेंसी फाइनेंसिंग फ्रॉम द IMF फॉर विच पर्पज टू फाइट कोविड-19। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है इसका। बोर्ड ऑफ गवर्नर है यहाँ पर, उसके बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आफ्टर दैट स्टाफ जो है इसका आता है। तो इस 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। बात करते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर की। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर में 189 जो कंट्री मेंबर्स हैं उन सभी के फाइनेंशियल मिनिस्टर होंगे, जिनको गवर्नर के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। और अल्टरनेटिव गवर्नर होते हैं RBI। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं वो यहाँ पर अल्टरनेटिव गवर्नर जाने जाते हैं। इसके अलावा 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं जो कि 189 कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे, क्योंकि यहाँ पर तो 189 कंट्रीज़ हैं, तो 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक जो कंट्री है वो रिप्रेजेंट करती है काफ़ी अलग अलग कंट्रीज़ को साथ में, जैसे कि इंडिया रिप्रेजेंट करता है श्रीलंका को भी, भूटान को भी, बांग्लादेश को भी। ठीक, ऐसे ही बात करते हैं हम आगे एग्जीक्यूटिव बोर्ड की। तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मतलब आप जानते हैं कार्यकारी जो हमारा बोर्ड होता है। 2000 मैं इसकी यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट जो है टर्म वो बता दूँ कि 2016 से एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है हमारा, उसमें जो मेंबर्स हैं उनका सिलेक्शन तो स्टार्टिंग से ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही कर रहे थे, लेकिन अब 2016 से उनका भी इलेक्शन जो है, चुनाव जो है किया जाता है। उसके बाद ही एग्जीक्यूटिव बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उनको चयनित किया जाता है। इनका जो टेन्योर है वो 5 ईयर का रहता है बेसिकली। और 5 साल के बाद मान लीजिए एक अगर डायरेक्टर रिटायर हो जाता है तो उसके बावजूद भी उसको उसके लिए सेम सीट के लिए अप्लाई कर सकता है, वापस भी आ सकता है आफ्टर 5 ईयर्स। मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करते हैं तो मैनेजिंग डायरेक्टर जो है इसका भी जो है 5 ईयर का हमारा टेन्योर है, एंड अगेन ये आ सकते हैं, लेकिन इनको वोटिंग राइट नहीं है, जबकि एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड को होता है वोटिंग राइट, बट मैनेजिंग डायरेक्टर को कोई राइट नहीं है वोट करने का। इसके अलावा जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो डेली जो वर्क है उस पर फोकस करता है। और स्टाफ की बात करते हैं तो स्टाफ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से जो मेंबर्स होते हैं, कोई टेक्निकल फील्ड से है या कोई एग्रीकल्चर फील्ड से है, जिस जिसमें भी उनका स्पेशलाइजेशन है वहाँ वहाँ से वो मेंबर्स होते हैं। उनका कलेक्टिवली जो ग्रुप है वो स्टाफ यहाँ पे कहलाया जाएगा। और कंपैरिजन में आपने किया है स्टाफ कितने मेंबर्स जो हैं यहाँ पर होते हैं। कमेटी की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर 2 कमेटी हैं। फर्स्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IMFC के नाम से जानते हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट कमेटी है जिसको DC के नाम से जानते हैं। डेवलपमेंट कमेटी का काम क्या है, ये जो हमारा बोर्ड ऑफ गवर्नर था उनको बोर्ड ऑफ गवर्नर क्या प्रोवाइड करते हैं, सजेशंस प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ साथ इम्पॉर्टेंट जो टर्म है वो ये है कि IMF में इंडिया का रैंक क्या है, 8th रैंक है। जबकि मैंने लास्ट वीडियो में वर्ल्ड बैंक के लिए पूछा था कि वर्ल्ड बैंक में इंडिया का रैंक क्या है, वो आपने मुझे अभी तक बताया नहीं है, तो प्लीज़ पहले वो बताएं। और इंडिया का जो रैंक IMF में है वो हमारा 8th रैंक है। सो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। सो थैंक यू।